एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए खर्च करके भी 1 लाख की आबादी को अभी तक पानी नहीं मिला। और ड्रग का यहाँ पे अल्लाह ही मालिक है। ऐसा ना हो कि आज हम कड़क होके बोल दें और कल हमारे पे केस हो जाए, ये भी मुसीबत है। हमारे नेताओं ने आज तक जितने भी हमारे बने, एक ग्राउंड आज तक वो नहीं बना। करना में वुमेन राइट्स तो हैं वुमेन्स के लिए, लेकिन अवेयरनेस नहीं है इतनी जितनी कि वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। एक औरत है, उसी से सारा जहां है, उसी से सारे मर्द। लोग आते हैं नजारा देख के आंखों में समाते हैं, लोग आते हैं नजारा देख के आंखों में समाते हैं। हमारी टीम जब भी आती है इस नजारे को कैमरा में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाती है। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं करना के लोगों से बात और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। नाजरीन, जैसे हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना, बात चाहे कोई भी हो, इनके मसले जो भी है वो हम आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मसले हैं इनके, वो आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हमारी सरकार जो दिल्ली में है, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, जे स्कीम और जन शक्ति स्कीम। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उसके ऊपर एक विजिलेंस लगाई जाए कि कितने लोगों ने यहाँ पे मतलब टेंडर डाले और कितना यहाँ पे खर्चा और पानी कहाँ है। पैप इतने आए कि कुछ कहने की बात नहीं, करोड़ों में टेंडर हुए तो कुछ कहने की बात नहीं। सरकार तो सोचती है मतलब वहां पे काम हो गया, लेकिन ये पता नहीं कि आगे जो लोग बैठे हैं डान, मतलब जो अरबों खरबों रुपए हजम करने वाले हैं। यहाँ पे एक स्कीम बनी, डना बड़ौन प्लस गुम्बल जबड़ी और कोना गबरे जबड़ी, जहां पे कहीं कभी भी जिंदगी में पैप नहीं लगे थे, वहां पे आज भी एक पैप दिखा दें। दूसरी स्कीम है नेचर टू बटला, सिर्फ 10 घरों को पानी है, बाकी बटला इसी तरह है। तीसरी स्कीम निकाली थी टंगडार कंडी बटबोरा, मतलब लेनों को चेंज करने के लिए, जिसमें खोटपारा भी था। अभी भी जगह जगह पैप पड़े हैं, ठेकेदार बिल बना के चले गए और पैप मतलब स्कीमें चेंज नहीं हुई। सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए खर्च करके भी 1 लाख की आबादी को अभी तक पानी नहीं है। एक स्कीम थी टीठवाल सिमारी दनी प्लस जबड़ी, जरा विजिलेंस आए वहां पे देखे कहां नलके लगे और कहां पानी है, मतलब ये स्कीमों के नाम। और एक स्कीम थी बलथड़िया वाया टंगडार नाड़, जिसमें एक गांव जो हमारा खैनागा का, जहां पे बस्ती बस्ती थी और वहां से बस्ती भी भाग गई, वहां अभी तक पानी नहीं लगा और बिलें बन गई। और जो डना बड़ौन स्कीम थी प्लस गुम्बल जबड़ी, यहां नजदीक है, वहां तकरीबन 150 घर बसता था। आज वहां पे जो मक्की है वो भी रीछ खाता है, लेकिन लोग पानी की वजह से वहां नहीं बसते, क्योंकि फाका कशी जो हमारी यहाँ कर रही है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के जो आगे मुलाजिम हैं, उनके इतने पेट बड़े हो चुके हैं, इतने उनके पेट खुले हो चुके हैं कि 2.5 फुट खोदने के बजाय अगर 6 इंच खोदते हैं तो 2.5 फुट की बिल बन जाती है। तो ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार ने कोई कमी नहीं की, लेकिन उसके ऊपर कमीशन भेजी जाए और चेक किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप यहाँ पे आए और हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। सर ने जैसे बोला यहाँ पे ग्रीनरी के बारे में, ग्रीनरी तब होती है जब हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉरेस्ट से इलीगल लकड़ियाँ सप्लाई होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा की जाए। मैं तो यही इंडिया गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि मतलब एक तो यहाँ पे 1 लाख की आबादी है, विंटर में हम लोग जो है बिल्कुल वो कैद में रहते हैं। यहाँ पे हमारे को एक ही रास्ता है, वो है साधना, बाकी कोई रास्ता हमारे को यहाँ बर्फ में निकालने का कोई नहीं है। हमें फिल4 टनल दिया जाए, उससे ज्यादा यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, उससे ज्यादा इनको मुजफ्फराबाद अगर इनको पीओके लेना है तो हम लोग उसमें विलिंग है। टनल निकाल दे, इनको आसानी हो जाएगी उनको लेने में, क्योंकि इससे ज्यादा एरिया हमारा वहाँ है।
सियासत मतलब पहले भी जो राजनीति हुई है वो अलग चीज हुई है। तो मेरी आप लोगों का आना बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रग का मतलब है जब तक ड्रग का सप्लायर नहीं कटेगा, सप्लाई देने वाले पे शिकंजा नहीं लगाया जाएगा, तब तक आप बीमार का इलाज नहीं कर सकते। बीमार को तो मेडिसिन चाहिए। जब मैं उसको मेडिसिन ही नहीं दूंगा तो वो कहां से मतलब उसको, जब मैं उसको ट्रीटमेंट करता रहूंगा वो तो जिंदा कहां होगा, उसकी किडनी भी डैमेज हो जाएंगी। और ड्रग का यहाँ पे अल्लाह ही मालिक है। ऐसा ना हो कि आज हम कड़क होके बोल दें और कल हमारे पे केस हो जाए। मैं आपसे यही जानना मुसीबत है। चाहता हूं कि ये जो ड्रग है ये आता कहां से असल में? देखो, ड्रग हमारा पड़ोसी मुल्क है और कहां से आएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। पड़ोसी मुल्क है, यहां से ड्रग आता है। अगर एक मुलाजिम गाड़ी निकाल रहा है, उसका बैंक लोन चेक कीजिए, 60-70 हजार तनख्वाह ले रहा है या 1 लाख तनख्वाह ले रहा है, उसके पास छोटी गाड़ी होती है, कभी उसको तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं होता। तो यहाँ ट्राले चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, आप ढूंढिए आप किस लिए, एजेंसी किस लिए। हम लोग अगर मतलब किसी चीज को बता दें, भला प्रूफ आप ढूंढिए ना, आप एजेंसी, आपका काम है प्रूफ ढूंढना। आप मुझसे पूछिए कि मैं तो पेंशन आया हूं आर्मी से, मेरे पास कौन से ट्रक चल रहे हैं, 30-35 हजार में भी पेंशन ले रहा हूं, मेरे पास एक वो गाड़ी है, उसका शीशा मैं रिपेयर नहीं करवा पा रहा हूं, वो मिल ही नहीं रहा। 500-600 का शीशा है, मैं श्रीनगर जा रहा हूं, मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि मैं शीशा लगवा लूं। तो अंदाजा ये लगा लीजिए आप, अगर आपको दर्द दिल लोगों को बचाना है तो पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। और ड्रग आज से नहीं आया, ड्रग 89 से आया, जब से मिलिटेंसी शुरू हुई। पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोग काम कर रहे थे, अब सोशल मीडिया है, कुछ पकड़े जाए। यहां तो वो बात है कि चोर को बोलो लगे रहो, घर वालों को बोलो जागते रहो। पहली बात तो ये है कि ऑल दीज कॉन्स्पायरेसीज आर हैचड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स, वी ऑल नो दैट। इस इलाके को 3 तरफ से पाकिस्तान है और जो साधना का दर्रा है ये हमें वैली से जोड़ता है। अब इतने बड़े बॉर्डर इलाके को कवर करना फौज के लिए, पुलिस के लिए बड़ा निहायत ही मुश्किल काम है। बात यह है कि ड्रग्स का स्प्रेड जो है, ये कॉन्स्पायरेसी वहां से हो रही है, हमें पता है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, वैली के हालात हैं, इसको मतलब वो इसको एक टूल बना के यूज करते हैं। हमें अब जहां तक इसके खत्म करने का सवाल है, चलो एक चीज हमारे सोसाइटी में है, हम उसको कैसे खत्म करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। लालच के लिए ना पूरी दुनिया भी कम है। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने लालच की बुनियाद पे रातों रात अमीर बनने के लिए ड्रग्स को एक टूल के तौर पे यूज किया, जब तक किसी को पता नहीं था, जब तक ये वाजिया नहीं हुए, उन्होंने करोड़ों कमा लिए। उसके बाद जब पता चल गया तो क्योंकि लत थी, तो लत इतनी जल्दी जाती नहीं है। या एक जो सेब को देख के रंग पकड़ता है, तो जिस गरीब ने देखा ये रातों रात गरीबी अमीर बन गया तो मैं क्यों ना बनूं, उसने भी उसके इस चीज के पीछे अपना जो है वो वक्त लगाया, और कुछ कामयाब हुए तो कुछ जो नहीं हुए तो वो जेलों में हैं। बात है खत्म करने की कि हम इससे मतलब किस तरह से टैकल किया जाए। पहला हाल इन्होंने क्लियरली बता दिया था, all the people who don't have any source of income, if they have accumulated wealth using drugs as a tool, they should be identified clearly and they should be given in exemplary punishment so that it can be an examples for the others. सो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए, हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग होती है, जैसे एक फादर अपने बच्चे को भेजता है दुकान पे जाके सिगरेट लेके आ, तो वो वहीं से स्टार्ट होता है। वो बच्चा देखता है अपने पेरेंट्स को, जब मेरा पापा कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा तो मुझे क्या होगा। और ज़्यादा बात जो है आजकल के स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हमें डिप्रेशन है और हम डिप्रेशन में ये करेंगे तो हमारा डिप्रेशन शायद दूर हो जाए। वो स्टार्टिंग करते हैं सिगरेट से, जो उन्होंने पता होता है जब हमारा पापा कर सकते हैं उन्हें कुछ नहीं है, हमें क्या होगा। सिंपल सी बात है ये। फिर जो कहते हैं हम आजकल स्टूडेंट्स को जो है, जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें बहुत डिप्रेशन है, क्योंकि वो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, है ना, इसलिए वो गलत कदम उठाते हैं। शायद हमारा डिप्रेशन, हमारी टेंशन खत्म हो जाए। जैसे इन्होंने कहा अभी सर ने कि हमारे जो लेवल था वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले था, अब वो बहुत हो गया। इसलिए हमें बेरोजगारी है, बच्चों को जो कह रहे थे स्टूडेंट्स को बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी से उन्हें हटाएं, उन्हें एक अच्छी जैसे पहले था वैसा माहौल बनाए। जैसे पहले उन्हें जॉब्स थी, आजकल जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम्स है। सो मैं यही कहूंगी कि जैसे पहले था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमें वैसे ही चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सपोर्ट्स के अलावा यहाँ का यूथ
किसके ओर लग सकता है जिससे वो अपना रोजगार हासिल कर सकता है। बात ये है कि हमें द लैंड से सो मच लेस, कोई सोर्स हमारा नहीं बन सकता जल्दी जल्दी। दुकानें भी कितनी डालेंगे, जमीनें भी कम है, फार्मर कहाँ से बनेंगे। हमारा माउंटेनियस रीजन है, लैंड है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक तो रोजगार, या तो कुछ स्किल ऐसे हो जाएं जो पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज जो है जो फोकस करके रखें। बच्चा ट्रेंड किया, उसको अच्छा सा जॉब दे दिया, या कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हर 2 साल में 1 साल में चलना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो रोजगार मिले। और दूसरी बात, एक मैं और बात बोलूं, पहले टाइम पे, अभी तो द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट, बट पता है मुझे क्या फर्क लगा, क्योंकि मैं आई एम स्टिल ए स्ट्रगलर, आई स्टिल डोंट हैव जॉब। मैंने क्या देखा कि पहले अगर हमें आरबीए ही था, डिस्ट्रिक्ट कैडर था, उसमें हमारे लोगों को जॉब मिलता था। अगर 200 पोस्ट कुपवाड़ा में निकलती थी, 20-25 हमें मिलती थी। आज ये हाल है, मतलब डिस्पाइट हैविंग दिस एसटी स्टेटस, पीएसपी ऑलरेडी द 4% पीएसपी, हमारा 1500 में से एक बच्चा आता है। आप मुझे बता दो ये क्या, इसको हम अच्छा बोलेंगे? हमारा एजुकेशन का मेयार अभी उतना नहीं है कि हम वैली के साथ वो कर सकें कंपटीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर को डिस्ट्रिक्ट कैडर पे रहना चाहिए था। हमें ये जो फार फ्लंग के एरिया के लोग हैं ना, इनके पास जमीनें हैं ना, ऑर्चिड्स हैं ना, उनकी तरह बाग हैं बड़े ना, और कुछ चीज है। कम से कम आप इतना करो कि हमारा शेयर हमें एक सेपरेटली दे दो। रिजर्वेशन के पीछे जाके भी भैया हमें कुछ हासिल नहीं है। अभी 10% हुआ, मुझे नहीं लगता उस आरबीए के बराबर भी हो जाएगा। नाजरीन, यहाँ पे टूरिज्म की बात चल रही है, वही मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूंगी जो हाल ही में शारदा पीठ को रिनोवेट किया गया, उसकी वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है करना का, उसमें कितना चेंजेस कितनी देखने को मिली, कितना फायदा मिला उस शारदा पीठ को रिनोवेट करने में। जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे जो शारदा पीठ पे टूरिस्ट आते हैं, इससे फायदा क्या हुआ? असल में जो यहाँ पे मतलब शारदा पीठ बनाई है ना, ये 1947 में इनका अपना यहाँ पे मंदिर होता था। शारदा जो है वो यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। अब जो लोग शारदा पीठ पे वहाँ सुन के आते हैं और वहाँ पे देखते हैं, खाली उनका काम है वहाँ आना और वहाँ पे देखना, खाना साथ लाना, खाना खाना और वापस जाना। लोगों को उसका कोई फायदा नहीं, इलाके को कोई फायदा नहीं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो शारदा पीठ की हिस्ट्री है थोड़ा सा हमें भी बताएं, और जो देखने वाले हैं वो भी जाने इस रोड को कि शारदा पीठ यहां से ही जाता था कि कहीं और से जाता था। देखिए 1947 में शारदा पीठ के 2 रास्ते थे। हाँ, एक रास्ता जो है यही हमारे मतलब साधन से आगे टंगडार से होते हुए टिटवाल से मतलब वहां पे आगे एक पुल था, सिमारी से भी आगे, वहां से होके मतलब शारदा जाते थे। दूसरा रास्ता था केरल से नीलम वादी जाते थे, क्योंकि शारदा पेट जो है वो वहाँ नीलम वादी के एरिया में है। तो आज जो शारदा पेट का एक यहाँ पे जो वो लोग आते थे, और यहाँ पे एक मंदिर था शारदा पेट के नाम से बना हुआ, 1947 में था, कोई आज नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन थी, उन्हें अपनी ज़मीन में बनाया फिर दोबारा मतलब। लेकिन शारदा बहुत दूर है, यहाँ से कम 25 किलोमीटर यहाँ वहाँ से दूर है। तो बाकी टूरिस्ट के बारे में मतलब हम बहुत सुनते हैं, कश्मीर में लाखों में टूरिस्ट आए, करोड़ों में आए, करना में इतने टूरिस्ट आ गए, मगर मेरे अंदाजे में किसी गरीब को उनका 5 पैसे का फायदा नहीं है। टूरिस्ट एक बात बनी हुई है, टूरिस्ट उसको कहते हैं जो टूरिस्ट आए यहाँ पे घूमे, यहाँ की गाड़ी इस्तेमाल करे, यहाँ का होटल इस्तेमाल करे, यहाँ की दुकान से खरीदे, यहाँ के लोगों से मतलब गाइड उसके साथ होना चाहिए, गाइड इलाके में जाए तो उसको बोलते हैं। जैसे मैडम ने अभी क्वेश्चन किया कि जो यहाँ पे शारदा पीठ है इसका आप लोगों को क्या फ़ायदा है, तो हमारे एक सरपंच साहब ने बताया कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे फेस हो रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जब से शारदा पीठ का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से रिलीजियस टूरिज्म जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे जो हैं बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत सारे यात्रीज भी आते हैं यहाँ पे शारदा पीठ के ऊपर। साथ साथ में अगर हम बात करें, उसके साथ साथ में क्या हुआ है कि टिटवाल के अंदर तकरीबन 30 हट जो हैं वो स्पेशल यात्रीज के लिए बनाए गए हैं। अब ऐसा है जो रहने के लिए उनको जगह मिल गई है, और जो 30 जो हट बनाए गए हैं उनको जो है रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि जहां भी रिलीजियस टूरिज्म जाता है तो वहां पे डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा में क्या हुआ है, सबसे पहली बात है कि 3 महीने पहले
यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसका सर्वे का बोला गया था कि कहाँ तक रेलवे प्रोजेक्ट है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑफिसर लोग थे और यहाँ पे खासकर अगर हम बात करें जो शारदा पीठ कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी है कि अगर जितना भी हो सके यहाँ पे रेलवे जो है उसकी कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए। तो मैं भी लगता है कि कोशिश जो है आगे जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया है कि हाँ जी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे रेलवे भी लिंक हो जाएगा। पिछले 2 साल से जब से ये टीटवाल में जो ये शारदा टेम्पल जो बना है, उसके पहले तो टूरिज्म यहाँ पे टंगडार में बहुत बिल्कुल लिमिटेड, बहुत कम था। कभी कभार कभी कोई शादी या इवेंट होता था तब आता था कोई। अब जब से टीटवाल में जो टेम्पल बना है तब से थोड़ा जो टूरिज्म का जो आमद है वो हो रही है। तो सर उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि खाली टीटवाल में, बाकी बहुत सारे यहाँ पे बोला है इन्होंने कि बहुत सारी जगह यहाँ पे देखने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट को एक करना होगा कि एक ऐसी चीज बनाए कि वहां से जब से एक ऐसी जहाँ पे या कोई साइट या कोई ऐसी चीज वहां पे होनी चाहिए कि वहां पे इन जगह जो भी यहाँ पे अच्छी जगह है, देखने के लिए जगह है, जहाँ पे टूरिस्ट जहाँ वो देख सकते हैं जो अच्छी जगह यहाँ पे, तो उसके लिए वहां पे वो जगह वहां मेंशन होनी चाहिए ताकि वो टूरिस्ट को वहां से देखें तो वहां पे जाके उसको देखें। As we were talking about शारदा, so I would like to thank आर्मी, क्योंकि वहाँ पे जब से शारदा को अपग्रेड किया गया है वहाँ पे डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रेड राइस और उसके बाद अखरोट और वो सारा कुछ लगाया गया है। सो इट्स ऑल्सो स्मॉल स्टेप बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब भी वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, जब वो वहाँ पे 5 मिनट के लिए भी रुकते हैं, दे गेट एन आइडिया अबाउट द प्लेस। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द आर्मी फॉर अपग्रेडिंग दैट पर्टिकुलर शारदा प्लेस। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हमने की और इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, जो स्टूडेंट्स है, काफ़ी खुशी महसूस होती है क्योंकि एक दूर दराज इलाका है और वुमेन एम्पावरमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि पिछले कई सालों से, चाहे हम 10 साल पुरानी बात करें, 15 साल पुरानी बात करें, कितना बदलाव आया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। जैसे अब मैम का क्वेश्चन था कि वुमेन्स के लिए क्या क्या यहाँ पर किया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर वुमेन्स के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे उन्हें कोई किस्म का राइट्स मिलता ही नहीं है। अगर सोसाइटी की बात करें, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो वो ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई अजूबा निकल आया है बाहर। हम अपनी बात करें, हमें राइट्स तो कभी मिले ही नहीं है, लड़कियों को मिलते ही नहीं है राइट्स। आपको पता ही है जो ये केस हुआ अभी, उनको लेके तो मुझे जरा भी नहीं लगता कि वुमेन्स के लिए कुछ यहाँ पर है या कुछ होगा कभी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो करना में वुमेन राइट्स तो हैं वुमेन्स के लिए, लेकिन अवेयरनेस नहीं है इतनी जितनी कि वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे अवेयरनेस है तो सिर्फ टोटली मैन, क्योंकि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन्स को अगर राइट्स मिल रहे हैं तो अगर उनको अवेयरनेस भी दी जाए तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट्स का हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो या कहीं बाहर जाना हो, सबसे पहले अप्रोच दी जाती है मैन को कि वो कर सकते हैं। बिकॉज कोलकाता केस जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं एक गर्ल होके, एक लड़की होके मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि हमें ये ऐसे केसेस तभी आ रहे हैं क्योंकि हमें वुमेन्स को बहुत कम तर समझा जाता है। उनको समझा जाता है, उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग, बट वी आर, हम हैं, क्योंकि हम अपनी जो हमें कैपेसिटी है, जो हमारी एबिलिटी है हमारे अंदर, वो हम शो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की नज़रें, लोगों की सोसाइटी जो हमारी है वो हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ है, वो हमें ऐसे देखती है जैसे हम कुछ भी नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वुमेन्स कर सकती हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग्स, बट हमें बाहर नहीं लिया जाता, हमें इतना कुछ कहा नहीं जाता। तो इसी की वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो वुमेन्स हैं, मैं इंडिया की बात करूँ, कश्मीर की, मैं अपने करनाल वैली की लड़कियों से कहूँगी कि आप अपने आप को बिल्कुल कम ना समझें, क्योंकि हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने अंदर जो भी हमारे टैलेंट है, हमारी कैपेसिटी है, जो भी है, हम बाहर शो करें और दुनिया को ये दिखाएं कि हम कमजोर नहीं हैं। देखिए जी, जैसे इस बच्ची ने कहा था कि हमें कुछ समझा नहीं जाता, ऐसा नहीं है। एक औरत है,
اسی سے سارا جہاں ہے، اسی سے سارے مرد ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ عورت کچھ بھی نہیں ہے، عورت ایک ماں ہے، عورت ایک بیوی ہے، عورت ایک بہن ہے۔ سب سے بڑی چیز عورت ایک کامیابی ہے۔ ہر کامیاب کے مرد کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ عورت کا ہے۔ تو یہ کہنا کچھ لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ ہم عورتوں کا کوئی حق نہیں، کچھ لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے، وہ عورتوں کو کمنٹ کرتے ہیں یا ان کو نیچا دکھاتے ہیں۔ وہ جب اپنی ماں کے نہیں ہیں تو وہ کسی اور عورت کے کیا ہوں گے؟ تو ان لوگوں کو دیکھ کے سارے مردوں کو جج نہ کریں۔ ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں۔ عورت معاشرے میں کامیابی کا سب سے بڑا سٹیپ ہے۔ دیکھیے وومن امپاورمنٹ کی جہاں بات ہے، ہم ہمیشہ سے اس چھوٹا سا علاقہ ہے نا، اس علاقے پہ پراؤڈ کرتے ہیں اور پراؤڈ رہے گا بھی۔ اگر یہاں کی سرزمین کی صلاحیتوں کی بات کریں تو ہمارے کرنا کے اندر ماشاءاللہ اسی دھرتی نے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جو وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے، اور بات یہاں پر وومن امپاورمنٹ کی ہے۔ شائستہ الیاس، ایم آئی ناٹ رانگ، نام شائستہ الیاس ہے، یہاں کی بیٹی ہے، گولڈ میڈل انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہوا ہے۔ تو تائیکانڈو میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اے جی ایس ہجناڑ کی، کہا انہوں نے کہ ہمیں اتنے مواقع نہیں دی جا رہے ہیں، یا پھر انفراسٹرکچر کی میں بات کروں یہاں پہ، ہم پہلے سے ہی اس چیز سے جھونج رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں۔ گراؤنڈز کی میں بات کر رہا ہوں، صرف سپورٹس کو لے کر میں بات کروں گا کہ پورے کرنا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنی وہ قابلیت دکھانے کے لیے یہاں کے بچوں کے پاس اگر ایک ہی گراؤنڈ ہے تو بتائیے اس میں بچوں کا کب ٹائم ملے گا، تو بچیوں کو کہاں ملے گا؟ بات وہاں پہ گھما پھرا کے آتی ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہم باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں، اس میں جائز شکایت ہے آپ کی، یہ ہمارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہمارے اندر کیا وجہ ایسی آ گئی ہے۔ ہم نے وہ دور بھی ہمارے قرآن پاک میں شریعت میں یہ دکھایا گیا کہ جب جہالت کا دورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے کس دور سے انسانیت کو یا دنیا کو نکال کے کس دور کی طرف روبرو کیا۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، ہم انٹرنیٹ کی بات کریں، ہم دماغ کتابوں کی بات کریں، کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے؟ اس کے باوجود بھی ہماری بیٹی، ہماری بہن کیوں ہچکچا رہی ہے باہر نکلنے سے؟ ایک چیز کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، وہ ہے مورل ایجوکیشن۔ پیرنٹس کی اگر میں بات کروں، ذمہ داریاں کبھی بھی کم نہیں ہوتی، اور پیرنٹس کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا گھر سے باہر نکلے، شام کو کوئی پیچھے سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی آواز لے کر آئے کہ شام کو اس کے پیچھے پولیس بھی میرے گھر میں آئے کہ آپ کے بیٹے نے دن کو کیا کام کیا۔ بٹ ایک ہی چیز ہے، وہ مورل ایجوکیشن۔ ایجوکیشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، معاشرے کے اندر کون سی چیز، شریعت مجھے کس چیز کی اجازت دے رہی ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے پیرنٹس کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے ترجیح جو دی ہوئی ہے نا، وہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے نا، اس کو زیادہ دی ہوئی ہے۔ میں اپنی بات کروں، بچپن میں ہمیں صبح اٹھا کر گھر میں چائے نہیں دیتے تھے پیرنٹس، پہلے مسجد میں جانا ہے، وہاں پر قرآن پڑھنا ہے، واپس آ کر اس کے بعد آپ چائے پیئیں گے۔ آج کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صبح اٹھ کر سکول جانا ہے، شام کو اگر ٹائم بچے کو بھیجیں گے مسجد یا مدرسہ جہاں بھیجتے ہیں، بھیجا تو بھیجا نہیں، ایک جس کو کہیں گے نا ہم ایک رواجی طور کی والی تعلیم بن گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رواجی تعلیم جو ہوتی ہے اس کا اثر بھی پھر ویسا ہی ہوگا۔ تو مورل ایجوکیشن بہت ضروری ہے ہمارے گھروں میں، وہ ہونی چاہیے، پیرنٹس کو اس پہ ترجیح دینی چاہیے اور بچوں کو اس چیز پہ سمجھانا چاہیے، تب جا کے ہمارا آنے والا کال جو ہے وہ روشن ہوگا، اس کو مستقبل روشنی میں ہوگا۔ جو وومن امپاورمنٹ کی بات کی انہوں نے، یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، کیونکہ میں کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جس کو لے کے انسان جذباتی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہمارے سماج میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم بچی اپنی کو ترجیح نہ دیں کہ وہ پڑھائی نہ کرے یا کچھ نہ کرے۔ ایون پیرنٹس ہماری کرنا میں بچیوں کو بچوں کے مقابلے میں زیادہ پیار بھی کرتے ہیں پیرنٹس، ایز شی سیڈ کہ میرے پاپا جو ہیں وہ دنیا کے سب سے پیرنٹس ہیں، میرے پیرنٹس جو ہیں دنیا کے سب سے اچھے پیرنٹس ہیں، جسٹ بیکاز کہ شی ہیز بین امپاورڈ فرسٹ فرام دا فیملی، دیٹس وائی شی از ہیئر اینڈ اسپیک اباؤٹ دا وومن امپاورمنٹ۔ دا سیکنڈ تھنگ، جو امپاورمنٹ کا ایشوز آ رہا ہے، ہماری کرنا میں بھی ریسنٹلی ایک انسیڈنس ہوا، ایسا ہوا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا بٹ مجبوراً مجھے کرنا پڑ گیا کیونکہ امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ پتہ ہے کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہے سماج میں کہیں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کچھ کیسز ہیں
या ऐसा कुछ ग्रोह है जो दोज हु आर एंटी वुमेन, जो औरतों के मुखालिफ हैं, उनको अगर जस्टिफाई हैं वो, तो उन पे वाच रहनी चाहिए। हमारा भी एक इंसिडेंस हुआ, एक हमारी बहन, मुझे अपनी बहन के जैसी थी, शी हैज बीन ब्रूटली किल्ड बाय हर हस्बैंड। तो आप मुझे बता दो, उसका केस ऑलरेडी पुलिस में भी था, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, पीपल वेर वेल अवेयर अबाउट हिज कंडीशन। हुआ क्या? स्टिल शी बिकेम द विक्टिम ऑफ दैट वायलेंस, और वो चली गई इस दुनिया से। क्या किसी पुलिस अफसर ने ये किया कि मैं ट्रांसफर हो गया, मैं दूसरे को बता के जाऊं कि ये जगह पे सेंसिटिव जगह है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे पास दर्ज है, आप उसको वाच रखो जी, हफ्ते में एक बार बुला के पूछो कि तुम्हारे सिचुएशन क्या, तुम बीवी को मारते तो नहीं हो, या तुम्हारी बच्ची है तुम उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, या तुम्हारी बहन है उसको किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर वाच क्यों नहीं है। एक्चुअली पता है क्या है, जिनके पास पावर है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एम्प्लॉय हैं, या जो इख्तियार में हैं, वो इख्तियार वाले लोग जो है वो जिम्मेदारी समझ के काम नहीं करते, और इसी की यही चूक हो जाती है कि कोई ना कोई हमारी माँ बहन जो है उसका शिकार बनती है। वरना मेजॉरिटी तर लोग जो हैं, अगर मैं पेरेंट्स, मुझे ये छोटी बच्ची जो है मेरी बेटी की जगह है, बहन की जगह है, इसका ये बोलना कि भाई बच्चियों को बाहर निकलने से पेरेंट्स मना करते हैं, ये मेरे इलाके की ये तासीर नहीं है। मैं, हाँ, इन जनरली बाहर हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बच्चे के मुकाबले बच्ची को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इवन मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ मुझसे एज में काफ़ी डिस्टेंस है हमारा, आई एम स्टिल सेंडिंग हर टू हर कॉलेज। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी एजुकेशन जो है वो ले ताकि वो फर्दर आगे भी लाइफ में जो है वो कुछ कर पाए। तो ऐसा कोई इशू हमारे यहाँ नहीं है। बाकी जो चूक है वो यही है कि जहाँ पे ऐसे केसेस हैं उन पे अच्छी तरीके से वाच रखनी चाहिए। दे शुड बी मेक अकाउंटेबल कि तुम किसी का कत्ल ना कर दो, किसी बहन को मार ना दो, किसी बहन के साथ कोई ज्यादती ना कर दो, बस यही है। नाजरीन, जहां हम तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की सबसे बड़ी जो तरक्की का जो पहला फुकदान है वो है तालीम। तो हम यहाँ के मुकीनों से जानेंगे कि तालीम का फुकदान यहाँ पे कैसा है। एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैसे इनोवेटिव माइंड नहीं है, बड़े बड़े इनोवेटिव माइंड हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूं, मेरे 5-6 बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जब उन्होंने अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए मैं डम रह गया, बड़ा ही परेशानी के शॉक्ड हो गया मैं कि हमारे बच्चों के पास ऐसे आइडियाज़ भी हैं। अब उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स उठाए हुए हैं। जैसे मेरे स्कूल में एक रोबोटिक लैब दी हुई है, बच्चे वहाँ पे पूरा का पूरा अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, वहाँ पे पूरा काम करते हैं, अपने उन आइडियाज़ पे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो दुखी करती है, मैं पेशे से एक टीचर हूँ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे इस करना इलाके में जो चीटिंग है, मास कॉपिंग जो है, उसका जो रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन, मुझे नहीं लग रहा है, डार्कनेस में ही रहेगी जिस तरह का ये हिसाब किताब चल रहा है। तो मेरी अपील रहेगी कि एटलीस्ट उस पे चेक लगाया जाए, इस चीज़ पे, इस चीज़ को कम्प्लीटली मॉनिटर किया जाए। कोशिश की जाए कि एग्जामिनेशंस जितने भी हों, उन एग्जामिनेशंस में, जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हों स्पेशली, उनमें आउटसाइड द वैली जो स्टाफ होता है उनको अपॉइंट किया जाए, लोकल्स को न किया जाए। ये नहीं है लोकल्स उस पर काम नहीं कर रहे, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट वो इलाके में लोग ही ऐसे हैं, पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो फोर्स करते हैं, उनको घर चले जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का ख्याल रख देना। तो इस तरह से तरक्कियां नहीं होती। तो कोशिश, अपील यही रहेगी कि इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया जाए। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, हमने आज दौरा किया था जिला कुपवारा के करना टंगडार इलाके में। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा रूबरू टीम आपके इलाके में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में